हमारा टॉपिक है बजट, यानी सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट। इसके बारे में क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है देखते जाते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, याद रखना है। सबसे पहली चीज़, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 के अंदर गवर्नमेंट के बजट के बारे में बात की हुई है, इसके बारे में जिक्र है। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरी चीज़ है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो वित्तीय वर्ष का पीरियड जो है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है। तो हमको ये दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और वो 31 मार्च तक जाता है। इस पीरियड को वित्तीय वर्ष हम कहेंगे, फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। अब सरकारी बजट होता क्या है, किस चीज़ को हम सरकारी बजट बोलें, तो इससे भी पहले ज़रूरी है एक बात जानना कि सरकारी बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको ही ये भी कहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण भी गवर्नमेंट बजट को कहा जाता है, सरकारी बजट को कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, क्या खास है, तो इसके अंदर जो आने वाला साल होगा सरकार एस्टिमेट करती है, अनुमान सा लगा लेगी कि उस आने वाले साल में वो कितना खर्चा करने वाली है और उसको कहाँ कहाँ से पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार एक स्टेटमेंट सा बना लेता है, हर साल बनाता है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। उसके अंदर वो इस बात को मेंशन करेगा कि उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन लगाएगा, अनुमान लगाएगा कि उसके अकॉर्डिंग उस साल में, उस आने वाले वित्तीय वर्ष में कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च करने वाले हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम बजट को देख के जान सकते हैं कि सरकार की फिस्कल पॉलिसी किस तरह की रहने वाली है आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में। फिस्कल पॉलिसी को हम कहते हैं राजकोषीय नीति। तो सरकार की राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी क्या रहने वाली है आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, इससे हम ये जान जाते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति में क्या आता है, सरकार दो काम करती है। एक तो वो क्या करती है, खर्चा करती है। ठीक है, खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट्स करेगी। दूसरा वो क्या काम करेगी, दूसरा काम सरकार का होगा कि वो टैक्स लगाएगी, या तो टैक्स लगाएगी या तो इन्वेस्टमेंट्स करेगी, खर्चे करेगी। तो अगर सरकार टैक्स लगाती है तो हम जान जाएंगे कि इस साल सरकार की पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने वाली है। टैक्स लगाने का मतलब क्या है, लोगों के पास से पैसा अपने पास ले रही है, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, वो कम खर्चा करेंगे, ये सब। और अगर सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, सरकार खर्चा करती है तो क्या करती है, बहुत सारे काम करवाती है, रोड बनवाएगी, डैम्स बनवाएगी, बहुत सारे और काम करवाएगी। तो उन काम को करवाने के लिए कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिनको रोज़गार मिल गया उनके पास में इनकम का सोर्स आ जाएगा। जब उनके पास में इनकम का सोर्स आ गया तो वो खर्चा करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से सरकार जब चाहती है कि ज़्यादा खर्चा लोग करें, ऐसे सिचुएशन में वो खुद से, ठीक है, वो खुद से ज़्यादा खर्चा करेगी ताकि लोगों के पास में पैसा जाए, और वो टैक्स को कम लगाएगी। पर अगर सरकार ऐसा चाहती है कि लोग खर्चा कम करें तो ऐसे सिचुएशन में वो अपना खर्चा कम कर देगी, ताकि लोगों के पास में पैसा कम जाए। साथ में वो टैक्स लगा देगी, ठीक है, ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा बचे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा टैक्स के फॉर्म में देना पड़ जाएगा। तो इस सब से हम समझ पाएंगे, जब हम बजट देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, वित्तीय वर्ष में सरकार किस किस्म की पॉलिसी अपनाने वाली है। ठीक है, तो हम ये जान पाएंगे। अब है जो ये बजट बनता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है।
क्यों बनता है ये? तो इसका एक काम है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि। तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ये सब बढ़े। तो आर्थिक वृद्धि, समृद्धि इसका एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सरकार कोशिश करेगी गरीबी को कम करने का। ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सरकार कोशिश करेगी बेरोजगारी कम हो। यही सब काम तो करना है ना। तो सरकार कोशिश करती है आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में, आगे आने वाले फिस्कल ईयर में वो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करे जितना पॉसिबल हो। फिर सरकार ट्राई करेगी कि वो इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करे, आय में जो असमानता है उसको कम करे। तो जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं उन पे बहुत सारा टैक्स लगा देगी। ठीक है, बहुत सारा टैक्स लगा देगी ताकि उनके पास से पैसा हट जाए। और जो पुअर लोग हैं, जो कम कमा रहे हैं, उनको बड़े सारे सामान में सब्सिडी दे देगी। ठीक है, तो आय की असमानता को कम करने की कोशिश भी की जाती है। फिर सरकार कोशिश करेगी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का पुनर्वितरण। कि हम जानते हैं समाज में कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जबकि कुछ के पास बहुत ही कम है। तो सरकार अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ऐसी कोशिश करती है कि वो रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूट हों, रीएलोकेट हों, ताकि उस असमानता को हम कम कर सकें। ठीक है। और एक है प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, कि कीमत की स्थिरता को बनाए रखने की कोशिश करेगी, कि कीमत बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन हो जाए, मुद्रास्फीति हो जाए या हर सामान का प्राइस बढ़ने लगेगा। ना ही ऐसा हो कि डिफ्लेशन हो जाए। ठीक है, अविस्फीति वाला टाइम आ जाए तो उस टाइम पे हर चीज़ का प्राइस कम होने लगता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये दोनों सिचुएशन ख़राब है। तो सरकार अपने बजट से कोशिश करता है कि वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे सके। ठीक है, तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो इसमें इतना है। अब हम देखेंगे बजट के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या है। तो बजट 3 तरीके का हो सकता है। या तो सरप्लस होगा, जिसको हम बोलते हैं बचत का बजट या बजट आधिक्य। फिर होता है बैलेंस्ड बजट यानी संतुलित बजट। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, जिसको हम कहते हैं घाटे का बजट। तो 3 तरीके के बजट होना पॉसिबल है। अब किस बजट में क्या होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है सरप्लस बजट यानी बजट आधिक्य। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, हमने पहले ही सीखा था, बजट का मतलब क्या होगा, आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार अनुमान जो लगाती है कि उसके पास कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा वो खर्च करने वाली है। तो सरप्लस वो तब होगा, आधिक्य बजट तब होगा जब जितना सरकार अनुमान लगा रही है कि उसको मिलेगा, जितना पैसा सरकार को मिलने वाला है आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, टैक्सेस के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, जितना पैसा उनको मिलने वाला है, अगर वो ज़्यादा है उस चीज़ से जितना वो खर्च करने वाले हैं, अगर सरकार की कमाई आगे आने वाले फिस्कल ईयर में सरकार के खर्चे से ज़्यादा हो, जो कि अनुमानित है, क्योंकि बजट तो प्लानिंग होता है, रियलिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सरकार ने जो अनुमान लगाया है आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कि उसके पास कितना पैसा आएगा अलग अलग सोर्सेज से और वो कितना पैसा खर्च करेगा अलग अलग चीज़ों पे, तो अगर उसकी कमाई ज़्यादा होने वाली है उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग और उनका खर्चा कम होने वाला है आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, तो ऐसे बजट को हम सरप्लस बजट, ठीक है, कहते हैं। दूसरा है बैलेंस्ड बजट यानी संतुलित बजट। नाम से ही क्लियर है। तो ये ऐसा बजट होगा जहाँ पे सरकार के पास में जितना पैसा आने वाला है, जो सरकार ने अनुमान लगाया है कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, वित्तीय वर्ष में उसके पास टोटल जितना पैसा आने वाला है वो बराबर होगा टोटल वो कितना पैसा खर्च करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है कि उस साल में कितना खर्चा होगा सरकार की तरफ से और कितना पैसा उनको मिलेगा, अगर वो दोनों बराबर जा रहे हैं तो हम बोलेंगे वो बैलेंस्ड बजट है, संतुलित बजट है। तीसरा है डेफिसिट बजट
डेफिसिट बजट मतलब घाटे का बजट। तो घाटे का बजट वो बजट होगा जहाँ पे सरकार ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे आने वाले फिस्कल ईयर में, ठीक है, वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा किया हुआ खर्चा उनके पास आ रहे पैसे से ज़्यादा होने वाला है। वो खर्चा ज़्यादा करने वाले हैं, उनको पैसा मिलने कम वाला है। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, तो उसको हम घाटे का बजट कहेंगे। अब क्या है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ बजट। ठीक है, बजट के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, किन किन चीज़ों को मिला के बजट बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। इसको हम बोलते हैं राजस्व बजट और इसको हम बोलते हैं पूंजीगत बजट। तो बजट के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी। राजस्व प्राप्ति का मतलब ऐसी प्राप्ति होगी जो सरकार को मिलेगी, ठीक है, और ऐसी प्राप्ति सरकार की जो लाइबिलिटी है उसको नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, सरकार को जो पैसे मिले हैं, सरकार को जो प्राप्तियां हुई हैं, वो प्राप्ति सरकार की लाइबिलिटी, सरकार की देनदारी नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है समझेंगे। देनदारी नहीं बढ़नी चाहिए। देनदारी का मतलब क्या हुआ, अगर सोचो गवर्नमेंट है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने किसी से अगर लोन ले लिया, अगर सरकार ने किसी से लोन ले लिया तो अभी तो पैसा इसके पास आ गया, अभी सरकार को पैसा मिल गया, पर इसको ये पैसा चुकाना भी तो पड़ेगा। तो जब ऐसा हो कि पैसा आ जाए पर वापस करने की देनदारी भी है, तुम्हें वापस भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वाला हमारा ऐसी वाली प्राप्ति जहाँ पे आपकी देनदारी क्रिएट हो, ऐसी वाली पैसे की प्राप्ति को हम इसमें नहीं डालते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं राजस्व प्राप्ति ऐसी प्राप्ति है जिससे सरकार की देनदारी क्रिएट ना हो। अगर देनदारी क्रिएट हो जाएगी ना तो इसको हम पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। इसका मतलब जब सरकार उधार ले तो वो उसकी पूंजीगत प्राप्ति है। ऐसे कंडीशन में पैसा आ तो ज़रूर गया पर ये पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या आएगा, राजस्व प्राप्ति रेवेन्यू रिसीट में क्या आएगा, तो इसके अंदर आता है टैक्स। सरकार को टैक्स से जो पैसा मिलता है, अब सरकार को टैक्स के फॉर्म में जो पैसा मिलता है वहाँ पे उसकी कोई देनदारी नहीं है। हमने सरकार को टैक्स दे दिया तो सरकार वापस हमको टैक्स नहीं करने वाला है। ठीक है ना, इस तरह से सरकार के पास पैसा आ गया, सरकार के पास प्राप्ति हो गई, पर इस प्राप्ति की वजह से कोई देनदारी क्रिएट नहीं हुई। जब सरकार को ऐसी प्राप्तियां हों जहां पे लाइबिलिटी यानी देनदारी क्रिएट ना हो तो हम बोलते हैं वो राजस्व प्राप्ति है। तो टैक्स को हम राजस्व प्राप्ति के अंदर डालते हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, एक तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन है ये ऐसी प्राप्ति होनी चाहिए जिससे सरकार का एसेट कम ना हो, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी ना आए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लो सरकार की जो फर्म्स हैं, बड़े सारे फर्म होते हैं ना, तो कई सारे सरकार के खुद के होते हैं। तो सरकार का कोई फर्म है, अगर सरकार ये किसी प्राइवेट उसको बेच देती है, ठीक है, सरकार का फर्म था, सरकार का कुछ भी था ऐसा, वो किसी उसने प्राइवेट को बेच दिया। अब जिसको बेचा वो सरकार को उसके बदले पैसा देगा, तो सरकार को पैसा तो मिल गया पर उसका ये जो एसेट था, जो फर्म था, वो तो चला गया। ठीक है, तो अगर सरकार को प्राप्ति इस वजह से हुई है क्योंकि उसका कोई परिसंपत्ति, कोई एसेट चला गया, तो ऐसी प्राप्ति को हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। ठीक है, पर हमारी राजस्व प्राप्ति के अंदर ये नहीं होना चाहिए। राजस्व प्राप्ति के अंदर सरकार की एसेट में कमी नहीं आनी चाहिए, परिसंपत्ति उतनी की उतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं राजस्व प्राप्ति के अंदर, ना तो सरकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो,
यानी जहाँ से पैसा आया उसको वापस करना है, ना तो ऐसा हो, ना ही सरकार का एसेट यानी परिसंपत्ति कम हो, यानी अपना कुछ बेच के सरकार ना खरीद रही हो। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया तो वो प्राप्ति हमारी राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, तो एक तो टैक्स जो आया वो हो गया इसके अंदर। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स नहीं है पर सरकार का इनकम का सोर्स है। तो बड़ी सारी फीस जो सरकार लेगी, ठीक है, फ़ी लेगी, फ़ाइन चार्ज करेगी, ग्रांट सरकार को मिलेंगे किसी से भी, ठीक, इंटरेस्ट सरकार को मिलेगा, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ओके, अब दूसरी चीज़ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्चा। अब ये सरकार का ऐसा खर्चा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल, ये सरकार का ऐसा खर्चा है जो सरकार की लाइबिलिटी को कम ना करे। ऐसा खर्चा जो सरकार की लाइबिलिटी को कम ना करे, सरकार की देनदारी को कम ना करे। यानी अगर हमारी सरकार है, उसने पहले किसी से 1000 करोड़ का लोन लिया था, अब हमको पता है अगर लोन ले तो वो लोन तो वापस करना पड़ेगा, तो ये तो देनदारी है। यानी सरकार की अभी फ़िलहाल अगर देनदारी 1000 करोड़ है, अब सरकार अपना पैसा खर्च करके इसको चुका दे। तो अगर सरकार खर्चा अपनी देनदारी को कम करने के लिए करे, किसी से लोन लिया था, लोन को वापस करने के लिए खर्चा कर रहा है, अगर देनदारी कम करने के लिए खर्चा हुआ तो ऐसा खर्चा पूंजीगत खर्चा कहलाएगा। राजस्व खर्चा ऐसा खर्चा होगा जहाँ पे सरकार की देनदारी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा खर्चा आएगा? इसमें आएगा सब्सिडी, जो सरकार छूट देती है कई सारी चीज़ों पे, कई सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उससे। ठीक है, तो इससे सरकार की कोई देनदारी कम नहीं हो रही। सरकार ने लोगों को पेंशन दिया, इस पेंशन से भी सरकार की कोई देनदारी कम नहीं हो रही है। ओके, तो ये सारे खर्चे इसके अंदर आएंगे। अब एक चीज़ और होती है इसके अंदर कि ये सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट ना करे, सरकार की परिसंपत्ति को बनाए नहीं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर सरकार के पास फ़िलहाल जितनी भी परिसंपत्ति है वो उतनी की उतनी रहनी चाहिए, सरकार के खर्चे की वजह से परिसंपत्ति बढ़नी नहीं चाहिए। यानी अगर सरकार खर्चा करके कोई फर्म खरीद ले तो इस खर्चे को हम पूंजीगत खर्चा कहेंगे, क्योंकि सरकार की परिसंपत्ति बढ़ गई, पहले सरकार के पास ये नहीं था, अब सरकार के पास ये आ गया। तो ऐसा खर्चा जिससे सरकार की परिसंपत्ति बढ़ जाए, ऐसे खर्चे को हम पूंजीगत खर्चा कहेंगे। परिसंपत्ति नहीं बढ़ रही तो उसको हम राजस्व खर्चा कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इन सब खर्चों से सरकार का कोई परिसंपत्ति नहीं बन रहा है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, अब ये हमने अभी देख ही लिया है, ज़्यादा इसको फिर अब लंबा नहीं खींचेंगे, फटाफट करते हैं। अभी हमने सब देख लिया। जो कैपिटल बजट है यानी पूंजीगत बजट है, इसमें पहले आ गया कैपिटल रिसीट यानी पूंजीगत प्राप्ति। इसमें हमने देखा ये ऐसी प्राप्ति है जो सरकार की देनदारी को बढ़ा देगी, यानी सरकार को ऐसी जगह से पैसा मिला है जो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा खर्चा, ऐसा कमाई, पैसा आ तो गया पर वो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो देनदारी बढ़ गई। या तो देनदारी बढ़ गई या तो सरकार का एसेट कम हो गया, इन दोनों में से अगर कुछ हो तो हम बोलते हैं वो कैपिटल रिसीट है, पूंजीगत प्राप्ति है। अब दूसरा वाला हमने क्या बोला? दो तरह से मिले सरकार को पैसे, तो ये वाला केस बोरोइंग वाला है। अगर सरकार उधार लेगी तो उसकी लाइबिलिटी, उसकी देनदारी बढ़ गई। अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, विनिवेश करेगी, यानी अपने किसी फर्म को बेच देगी, तो ऐसे में भी पैसा मिल जाएगा, पर ये पैसा उसके एसेट को, उसकी परिसंपत्ति को कम कर देगा, वो फर्म उसके हाथ से चला जाएगा। तो ऐसे वाले प्राप्तियों को पूंजीगत प्राप्ति कहा जाएगा। अब है पूंजीगत खर्चा। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर ऐसा खर्चा आएगा जो सरकार की लाइबिलिटी, सरकार की देनदारी को कम कर दे।
तो मानो सरकार ने किसी से लोन ले रखा था, अब सरकार ने उस लोन को वापस कर दिया, तो लोन को वापस करने में खर्चा हुआ, पर इस खर्चे से उसकी देनदारी कम हो गई। इसका मतलब ऐसा खर्चा जिससे सरकार की देनदारी कम हो जाए, ठीक है, उसको हम पूंजीगत खर्चा कहेंगे। या तो ऐसा खर्चा जिससे सरकार का एसेट बढ़ जाए, उसकी परिसंपत्ति बढ़ जाए। परिसंपत्ति कैसे बढ़ेगी? जब सरकार कुछ खरीद लेगी, कोई प्राइवेट कंपनी थी, कोई प्राइवेट फर्म थी, सरकार ने खरीद ली, तो खर्चा तो हो गया, पर उस खर्चे से उसकी परिसंपत्ति क्रिएट हो गई, सरकार के पास नई एसेट आ गई। ओके, तो अगर सरकार खर्चा करती है लैंड एक्विजिशन पे, लैंड खरीदने पे, या सरकार खर्चा करती है लोन को वापस करने में, सरकार से लोन, ठीक है, सरकार ने लोन लिया था, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा ये देखो, सरकार अगर खर्चा करती है खुद से लोन दे के किसी को, ये भी तो आ गया ना, सरकार के पास में पैसा था, अब उसने क्या करा, उसने किसी को ये लोन दे दिया। जिस तरह से किसी से लोन लेना, अगर हम किसी से लोन लें तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको उसको वापस करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम किसी को लोन दें तो वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि वो पैसा वापस हमको मिलेगा, ठीक है। तो लोन प्राप्ति, लोन को खुद से लेना किसी से, वो लाइबिलिटी होता है, और लोन किसी को दे देना वो हमारे लिए एसेट होता है। तो सरकार ने यहाँ पे क्या किया, लोन किसी को दे दिया, तो कल को वहाँ से लोन वापस भी तो आएगा, तो ये वाला खर्चा सरकार का पूंजीगत खर्चा माना जाएगा। तो अगर इन दोनों में से, इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसको हम पूंजीगत खर्चा कहेंगे। या तो उसकी देनदारी कम हो गई, या तो उसकी परिसंपत्ति यानी एसेट बढ़ गया, ठीक है। दैट्स इट, खत्म हो गया।